जैसे कि हमने रूबी लेज़र के बारे में पढ़ा कि रूबी लेज़र जो थी दैट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल लेज़र व्हिच वाज इन्वेंटेड बाय थियोडोर हैरोल्ड मेमन इन 1960. सिमिलरली हीलियम नियॉन लेज़र जो है दैट वाज आल्सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट गैस लेज़र और उसे इन्वेंट किया था अली जवान एंड विलियम बेनेट ने और ये भी 1960s के दौर की ही बात है। और उस टाइम जो लेज़र ऑपरेशनल थी उससे हमें जो आउटपुट मिलता था दैट वाज इन द इंफ्रारेड रीजन 1.15 माइक्रोमीटर्स। अब आप में से बहुत से बच्चे सोचेंगे कि हीलियम नियॉन लेज़र में तो हमने रेड आउटपुट देखा है, ये कैसे पॉसिबल हो गया। हीलियम नियॉन लेज़र में एक जैसे कि अभी मैंने आपको 4 लेवल लेज़र डायग्राम बताई तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेटास्टेबल स्टेट एक से बढ़कर भी हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनके लिए लोअर एक्साइटेड स्टेट डिके किसी भी लेवल में हो सकता है, तो आउटपुट का वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली हीलियम नियॉन लेज़र में भी आपके पास क्या होता है कि एक से ज़्यादा लेवल्स होती हैं जिनमें आपके पास लेज़र एक्शन हो सकता है और उन्हीं की वजह से आपके पास अब अगर हम कुछ ऐसा पैरामीटर्स कंट्रोल करें डिज़ाइनिंग के टाइम के हम कुछ ऐसा करें कि हमारी लेज़र जो है सिर्फ ऑसिलेट करे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही, दूसरी वेवलेंथ पे वो ऑसिलेट ना करे, वो वेवलेंथ किसी ना किसी तरह से हम एब्जॉर्ब करवा दें सिस्टम में, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं रेड लाइट वाली वेवलेंथ पे उसे ऑसिलेट करवाना चाह रही हूँ, तो हमारे पास आउटपुट भी फिर कौन सी आएगी, रेड कलर की आउटपुट आएगी। सो आगे चलकर आपको क्लियर हो जाएगा जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट। और इसका जो नेक्स्ट फीचर है हीलियम नियॉन लेज़र का कि ये कंटिन्यूस लेज़र है, ये भी आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगा एनर्जी लेवल पिक्चर से। सो जस्ट जो कि कस्टम है किसी भी लेज़र के बारे में जानने से पहले वी हैव टू फर्स्ट look for the active medium, look for the pump which can be employed and resonant cavity how it can be designed. So उन्हीं पर अब बात करते हैं। सबसे पहले एक्टिव मीडियम जो आपका हीलियम नियॉन लेज़र है उसमें जो एक्टिव मीडियम है दैट इज़ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस और इनकी जो प्रोपोर्शन रहती है दैट इज़ 10:1। कंसनट्रेशन वेरी करती है 20:1 to 5:1 में। जो अच्छा जिससे हम कह सकते हैं कि एक ऑप्टिमम वैल्यू जो है वो 7:1 या 10:1 के आसपास है। और इसमें हीलियम की आप देख रहे हैं हीलियम एटम्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नियॉन एटम्स। उसका एक रीज़न है। पहली चीज़ इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सिर्फ नियॉन है जो लेज़र एक्शन में इन्वॉल्व है। फिर हमें हीलियम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हम अकेली नियॉन से काम नहीं चला सकते थे? हीलियम की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि हीलियम जो है डायरेक्टली बेशक लेज़र आउटपुट आपको नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसकी वजह से आपका बहुत ही एफिशिएंटली लेज़र एक्शन हो पा रहा है। कैसे? हीलियम में कुछ ऐसी एनर्जी स्टेट्स हैं, एक्साइटेड स्टेट्स हैं, उसकी अपनी एक्साइटेड स्टेट्स जो कि नियॉन की एक्साइटेड स्टेट्स के बहुत क्लोज लाई करती हैं। जब मैं ये बात करती हूँ कि बहुत क्लोज लाई करती हैं उसका मतलब ये नहीं है कि दो एटम्स बहुत क्लोज पड़े हैं, उसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है दैट लाइज क्लोज टू द एनर्जी एक्साइटेड स्टेट एनर्जीज ऑफ द नियॉन एटम्स। तो उस वजह से क्या होता है कि हीलियम कैन एफिशिएंटली ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द नियॉन एटम्स। सो इस केस में हीलियम एक बफर की तरह काम कर रहा है, वो अपना एनर्जी जो है ट्रांसफ़र कर रहा है नियॉन एटम्स को। देन अगर हम हीलियम नहीं यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि ये जो डायरेक्ट एक्साइटेशन है नियॉन की अपनी एक्साइटेड लेवल्स में वो बहुत इनएफिशिएंट होती है और जनरली देखा गया है कि वो लोअर एक्साइटेड स्टेट्स में ज़्यादा ट्रांजिशंस करते हैं नियॉन एटम्स उस टाइम। तो उस वजह से क्या होता है कि जब वो लोअर एक्साइटेड स्टेट्स डिके करती हैं तो आपके पास लेज़र आउटपुट नहीं आती है, आपके पास इनकोहेरेंट कोई आउटपुट होता है विच इज़ नॉन लेज़र आउटपुट। सो इस वजह से हमें हीलियम की ज़रूरत पड़ी है इस हीलियम नियॉन लेज़र को डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप अब ये जो मिक्सचर है हमारे पास हीलियम नियॉन गैसेस का दैट इज़ देन केप्ट इनसाइड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब जिसकी जनरली जो लेंथ है दैट इज़ फ्रॉम 10 सेंटीमीटर्स टू फ्यू मीटर्स।
डिपेंड करता है कि आपने कहाँ यूज़ करनी है लेज़र, किस पर्पस के लिए यूज़ करनी है। अगर ज़्यादा आउटपुट पावर वाली लेज़र चाहिए तो आपको इंडस्ट्री वगैरह में ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपकी लेंथ बढ़ जाएगी लेज़र की। और अगर आपको सिंपल यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेजेस में चाहिए तो इतनी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आउटपुट पावर की उससे। सो उसमें आपके पास लेंथ विल रिड्यूस अकॉर्डिंगली। और इस केस में जो डायामीटर रखा जाता है ट्यूब का, दैट इज़ जनरली 2 to 8 मिलीमीटर्स, विच इज़ वेरी नैरो। और जो प्रेशर होता है दैट इज़ केप्ट लो एंड इट इज़ 1 mm ऑफ मर्करी विच इज़ 1 torr। नेक्स्ट important component that is your pump। अब हम सब ने देखा कि सॉलिड स्टेट लेज़र्स में हमने यूज़ किया था, रूबी लेज़र के लिए हमने यूज़ किया था ज़ेनॉन फ्लैश लैम्प विच इज़ एन ऑफ कोर्स ऑप्टिकल पंप। ये हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि सॉलिड्स के केस में हम सब जानते हैं कि इंस्टेड ऑफ वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल यू हैव एब्जॉर्प्शन बैंड्स, यू हैव बैंड्स। सो और हमारे जो फ्लैश लैम्प्स हैं उनका जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो भी काफ़ी ब्रॉड होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफ़र पॉसिबल है। लेकिन गैस एटम्स के केस में हम ऑप्टिकल पंप नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका एमिशन स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड है और हमें वेल डिफाइंड लेवल्स हैं हमारी गैस एटम्स में। तो इतनी ब्रॉड रेंज में से हमें कुछ एक आधी वैल्यू चाहिए होती है एक्साइट करने के लिए। तो मैक्सिमम ऑफ द जो हमारे पास एनर्जी रेंज है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से वो एफिशिएंट मेथड नहीं है एक्साइट करने का गैस एटम्स को। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पम्प। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है। कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है तो हमने पढ़ा है कि इन इलास्टिक एटॉमिक कोलिजन्स हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास दो एटम्स हैं, दे आर एट रेस्ट, उनके पास एनर्जी ही नहीं है, तो कैसे कोलाइड करेंगे। तो यानी कि आपको पहले एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके बाद का काम जो है वो कौन करेगा, इनइलास्टिक कोलिशंस करेंगी। इस केस में हम एम्प्लॉय करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू एक्साइट द हीलियम एटम्स। हीलियम एटम्स एक्साइट होते हैं और एक्साइटेशंस के बाद दे विल कोलाइड विद द नियॉन एटम्स और ग्राउंड स्टेट नियॉन एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के बाद उनकी हीलियम एटम्स उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाता है एंड दे विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट एंड नियॉन एटम्स विल बी प्रमोटेड टू द देयर एक्साइटेड स्टेट्स। और इस केस में जो हम जनरली हीलियम नियॉन लेजर्स के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ करते हैं उसमें डीसी हाई वोल्टेज डीसी यूज़ होता है एट अबाउट 10 kV विच इज़ देन कनेक्टेड टू द गैस ट्यूब जिसमें आपने गैस मिक्सचर रखा है। देन द लास्ट स्टेप इज़ हाउ टू फॉर्म अ रेजोनेंट कैविटी which is very clear। आप अपना गैस सिस्टम that can be enclosed between the set of parallel mirrors M1 and M2, जिसमें M1 क्या है, that is highly reflecting while M2 is partially transmitting and this whole assembly is known as a resonant cavity। अब इसमें कुछ इस तरह से हमारे पास सेटअप होता है। इसमें आप दो फिगर्स देख पा रहे हैं। पहली फिगर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट फिगर में आपके क्या हो रहा है कि देख रहे हैं आप कि ये ट्यूब है, इसमें आपके पास हीलियम नियॉन का मिक्सचर है। हीलियम नियॉन का मिक्सचर है और उसके बाद ट्यूब को हमने हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल गेन एनर्जी एंड दे विल कोलाइड विद हीलियम एटम्स और उनको एक्साइट कर देंगे। फिर हीलियम एटम्स अपने नियॉन एटम्स को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे एंड दिस प्रोसेस गोज़ ऑन। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस केस में फर्स्ट फिगर में जो मिरर्स हैं दे आर इनसाइड द ट्यूब, और इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक इस सेटअप का ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि जो कोटिंग की है हमने मिरर्स की सिल्वर नाइट्रेट से की है, तो क्या हो रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं गैस के बीच में, तो जो गैस है
ions, वो दे एंड दिस कोटिंग दे रिएक्ट विद ईच अदर, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच क्या होता है कि इनकी इरोजन स्टार्ट हो जाती है मिरर्स की। इरोजन स्टार्ट हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनएफिशिएंट हो जाएंगे ये मिरर्स और इनको रिप्लेस करना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद। सो इस सेटअप में हमारे पास यही लिमिटेशन रहती है कि वी हैव टू रिप्लेस दीज मिरर्स टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट जो इस लिमिटेशन को हम दूर कर पा रहे हैं दैट इज़ इन फिगर 2। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो आपके मिरर्स हैं दे आर आउटसाइड द ट्यूब, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन फिर आ गई। अगर आपके पास कोई भी इंटरफेस आता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं इंटरफेस है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है बीम ने, तो आप सभी जानते हैं कि आइदर दैट इज़ सम ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, सम ऑफ इट इज़ ट्रांसमिटेड और यू कैन से रिफ्रैक्टेड। तो इस केस में हीलियम नियॉन लेज़र हमारे पास हीलियम नियॉन लेज़र में आउटपुट पावर पहले ही बहुत कम होती है। पावर कम है हमारे पास, तो क्या हो रहा है कि अगर ट्रांसमिट होती है बीम यहाँ से ट्यूब से ट्रांसमिट होती है तो हम ट्रांसमिशन लॉसेस नहीं चाहते हैं कि हों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पावर बहुत लो है और हमारे पास फिर इनएफिशिएंट बीम क्वालिटी आएगी जो कि ड्रॉबैक है किसी भी लेज़र के लिए। सो इस वजह से क्या होता है कि ये जो ट्यूब है इसके एंड्स पे जो हैं आप देख रहे हैं मैंने इनको लेबल किया है ब्रूस्टर विंडोज़। ब्रूस्टर विंडोज़ लगाई जाती हैं एंड हम सब यही जानते हैं कि जब भी कोई लाइट, हमने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में कि जब भी कोई लाइट ब्रूस्टर्स एंगल पे आप इंसिडेंट करवाते हैं तो जो लाइट पोलराइज होती है इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस दैट इज़ ट्रांसमिटेड, और जो लाइट पोलराइज होती है इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस दैट इज़ रिफ्लेक्टेड। सो इस केस में जब विंडोज़ लगाई जाती हैं ब्रूस्टर्स एंगल पे तो क्या होता है कि बीम विल स्ट्राइक एट ब्रूस्टर एंगल, बीम स्ट्राइक करेगी ब्रूस्टर एंगल जो अंदर पोलराइज बीम पोलराइज है इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर स्ट्राइकिंग एट ब्रूस्टर एंगल क्या हो रहा है कि इट इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, लेकिन जो इसके अंदर बीम पोलराइज होगी इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। सो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास पोलराइज्ड आउटपुट आएगा, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और इस केस में जो हमारा क्या है कि एक तरह से ब्रूस्टर हमने कपल कर पा रहे हैं विदाउट ट्रांसमिशन लॉसेस, हम बीम को बाहर निकाल पा रहे हैं किसी जब हमने रेजोनेंट कैविटी में हमने बार बार बीम को ऑसिलेट करवाना है तो विद मिनिमम लॉसेस हम बार बार बीम को ब्रूस्टर विंडो से बाहर निकलवा पा रहे हैं। और ब्रूस्टर विंडोज़ को मैंने रेड कलर दिया है बट इट इज़ नॉट रेड, इट इज़ ट्रांसपेरेंट ऑफ कोर्स, भी आपने बीम को बाहर निकालना है, सो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ कंस्ट्रक्शन के बाद दैट इज़ योर लेज़र एक्शन कैसे हो रहा है, मैकेनिज़्म क्या है, वो हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hello students, again I welcome you all to this Google Classroom. Today is our fourth lecture of week 1 और जहाँ पे हमने पिछला लेक्चर छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की हीलियम नियॉन लेज़र की कंस्ट्रक्शन के बारे में और आज हम बात करेंगे उसकी वर्किंग के बारे में, यानी कि लेज़र जो एक्शन है वो कौन कौन से लेवल्स में इन्वॉल्व होता है, कैसे एक्साइटेशंस होती हैं, कैसे डिके होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस डायग्राम में ये एक ब्रॉड पिक्चर है और स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉपर पिक्चर है वो हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ मैंने कोशिश की है कि एनर्जी ये शो किया है कि एनर्जी इंक्रीजिंग है और क्या हो रहा है कि हीलियम और नियॉन का हमारे पास मिक्सचर है। मैंने बात की थी पहले लेक्चर में भी कि हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग लगाते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग से क्या होता है कि जो हीलियम एटम्स हैं दे आर एक्साइटेड टू देयर एक्साइटेड स्टेट्स और उस एक्साइटेड स्टेट्स में दे मेक इनइलास्टिक कोलिशंस विद द नियॉन एटम्स एंड अल्टीमेटली द लेज़र एक्शन स्टार्ट्स। सो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपने लगाया, इलेक्ट्रॉन्स दे गेन एनर्जी एंड दे
collide with the helium atoms. Helium atoms के साथ collision करेंगे and helium atoms they will gain energy, or as a result of which they are excited to the state with energy 20.61 electron volts. This level is relatively long lived level. अब इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है लेज़र एक्शन के साथ। ये लॉन्ग लिव्ड इसका होने का हमें क्या बेनिफिट है, इसके लॉन्ग लिव्ड होने का ये बेनिफिट है कि ये ज़्यादा देर तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, नियॉन एटम्स को ज़्यादा देर तक एनर्जाइज कर सकता है, री एनर्जाइज भी कर सकता है। अगर पर चांस अगर कोई एटम एनर्जी लूज भी कर जाता है तो इट कैन ईजिली ट्रांसफ़र इट्स एनर्जी टू द एटम्स। सो इस स्टेट में क्या हो रहा है, मेन पर्पस इसका यही है कि यहाँ पे जो स्टेट में एटम्स हैं हीलियम, दे विल ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू द नियॉन एटम्स वाया इन इलास्टिक कोलिशंस, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच जो नियॉन एटम्स हैं अपने दो स्टेट्स में एक्साइट हो जाते हैं। ये एनर्जाइज हो जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से इनकी ट्रांजिशन होती है। एक लेवल है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड द अदर लेवल इज़ 19.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब देखने वाली बात तो ये है कि 20.61 है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज़ हो रहा है। दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय, ये जो डिफरेंस है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का, दैट कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हीलियम, सो तभी बात की हमने इन इलास्टिक कोलिशंस की। काइनेटिक एनर्जी is change it is की kinetic energy that is giving the extra amount of energy 0.05 electron volts in this case. अब ये दोनों जो levels हैं ये हैं neon atom की, आप देख पा रहे हैं, these are the energy levels of the neon atom and these are relatively long lived levels. लॉन्ग लिव्ड वर्ड आ रहा है, लॉन्ग लिव्ड कौन सी होती हैं, दे आर मेटास्टेबल स्टेट्स। अब मेटास्टेबल स्टेट्स यानी कि अब आपके पास मेटास्टेबल स्टेट में पंपिंग हो गई, पॉपुलेशन आ गई है, मेटास्टेबल स्टेट्स में पॉपुलेशन आ गई है, तो ऑब्वियसली इसके लिए कोई लोअर स्टेट होगी जिसमें डिके भी हो पाएगा। सो नेक्स्ट टू लेवल्स आप देख पा रहे हैं, दीज आर सिचुएटेड एट 20.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेवल है इट कैन डिके टू दिस लेवल, ये लोअर एक्साइटेड स्टेट्स हैं, इट कैन डिके टू दिस लेवल, इट कैन ऑल्सो डिके टू दिस लेवल, और ये 19.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाली लेवल दैट कैन ऑल्सो डिके टू इट्स लोअर लेवल दैट इज़ 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अकॉर्डिंगली क्योंकि एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट है तीनों केसेस में, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास लेमडा डिफरेंट होंगी, तो हमारे पास अकॉर्डिंगली लेज़र जो आएंगी उनकी लेमडास दे आर गोइंग टू वेरी। लेज़र आउटपुट में हमारे पास वेरिएबल वेवलेंथ्स हैं, लेकिन हमारे लिए डिज़ायरेबल रेंज कौन सा है, दिस इज़ योर डिज़ायरेबल रीजन। लेज़र एक्शन इन तीनों लेवल्स के बीच में हो रहा है, तीनों ट्रांजिशंस की वजह से हो रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमें लेज़र आउटपुट ये वाला चाहिए। तो वही मैंने जैसे पहले भी बात की थी कि बाय सर्टन टेक्निक्स वी कैन मेक द लेज़र ऑसिलेट एट आर डिज़ायरेबल वेवलेंथ। और उसके बाद ये जो लेवल्स हैं लोअर एक्साइटेड स्टेट्स, ये जो हैं दे कैन डिके टू सम अनदर लोअर एक्साइटेड स्टेट, तो वाया स्पॉन्टेनियस एमिशंस, और वो जो लोअर एक्साइटेड स्टेट है इसमें आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये भी एक मेटास्टेबल स्टेट होती है। सो उसी वजह से क्या है कि ये लेज़र एक्शन डिस्टर्ब ना कर पाए, तो एक बताऊंगी आगे चल के कि क्या करते हैं हम कि ये इंस्टेड ऑफ पॉपुलेटिंग ये जल्दी डिके कर जाए उसके और डिके कैसे करती है, ये डिके करती है वाया कोलिशंस विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब जिसमें गैस है, अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट पे आ गया। सो अब आप देख पा रहे हैं कि इसके लिए एक्साइटेड स्टेट्स, इसके लिए मेटास्टेबल स्टेट है, ये आपके पास लोअर एक्साइटेड स्टेट है, देन यू हैव योर ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेशंस एनर्जी इनको यहाँ से मिल रही है। सो दैट मीन्स इट इज़ अ 4 लेवल लेज़र, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट्स they are transferring their energy to a long lived state, that is your metastable state, that is being pumped, यहाँ पे population build up हो रहा है, then they are relatively connected to some other lower lying states, excited states,
और उसके बाद these lower lying excited states they further decay to some another lower excited state or that ultimately decays to your ground state. This is what is actually happening in a helium neon laser. और इसकी जो डिटेल्ड पिक्चर है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उस पर बात करते हैं। हाँ जी, ऊपर सिर्फ लेबलिंग की है, मैंने सिर्फ लेबल्स यूज़ किए हैं, तो आई हाइड दैट मैटर क्योंकि दिखाई नहीं दे रही है सच पिक्चर। सो अगेन अब आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रही हूँ। इस तरफ आपके एनर्जी है, एनर्जी इंक्रीजिंग है, ये मैंने हीलियम बनाया है, और इस तरफ मैंने नियॉन रखा है। हीलियम की ग्राउंड स्टेट है 1s0 और इसकी नियॉन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। इसके लिए हमने रसल सॉन्डर्स नॉमेनक्लेचर यूज़ किया इसके लिए। पार्शन दैट इज़ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वही फॉलो करते आ रहे हैं। सो वही लिखा है कि इसका 1s0 है और इसका पार्शन के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6। देन ये रनिंग स्केल का नोटिफिकेशन है। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि इसका कोई मीनिंग है। इसका मीनिंग यही है कि ये रनिंग स्केल है, क्योंकि बीच में मैंने काट दिया है स्केल। अब आप देख रहे हैं कि जब हीलियम को आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ने कोलिशंस करके एनर्जी दी, सो दे आर एक्साइटेड टू, दे आर शिफ्टेड टू स्टेट्स, टू स्टेट्स। ये सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर है। यू कैन यूज़ एनी नोटेशन फॉर दैम, यू कैन यूज़ E2 E3 एज वेल, दैट इज़ योर चॉइस। सो दे आर ट्रांसफर टू, दिस इज़ योर सिंगलेट स्टेट एंड दिस इज़ योर ट्रिपलेट स्टेट। आप सभी ने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स में कि ये सिंगलेट स्टेट का एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर ट्रिपलेट स्टेट। सो दे आर प्रोमोटेड टू, और ये आपकी स्पिन मल्टीप्लाइसिटी है। ये दिस डिनोट्स योर L नंबर एंड दिस डिनोट्स योर J। I think this nomenclature is very much clear to you. Next, अब जब नियॉन को हमने एक्साइट किया, यानी कि इन्होंने जब ये लॉन्ग लिव्ड स्टेट्स हैं हीलियम की, मैंने कहा इनका पर्पस बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं करना है लेज़र एक्शन के साथ, क्योंकि ये लेज़र एक्शन में किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये ट्रांसफ़र करते हैं अपनी एनर्जी टू द नियॉन एटम्स, ठीक है। सो अब क्या होता है, ये लॉन्ग लिव्ड स्टेट्स हीलियम एटम्स हैं, ये लॉन्ग लिव्ड स्टेट्स हैं, तो ये आराम से एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं नियॉन एटम्स को। इनका पर्पस इतना ही है। नेक्स्ट, कोलिशंस के थ्रू इन्होंने एनर्जी दी। मैंने आपको बताया था कि दिस लेवल इज़ रिलेटिवली हल्की सी, इससे आप पे इससे ज़्यादा एनर्जी है इसकी। वो हमने बता दिया कि वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो काइनेटिक एनर्जी से आ रही है। हीलियम एटम्स की काइनेटिक एनर्जी भी इनको प्रमोट कर रही है टू हायर एक्साइटेड स्टेट। सो दैट इज़ यूज्ड अप देयर। सो नाउ द लेवल्स विच आर शोन टू यू आर, this is your 3s level, 4s level, 5s level, this is your 4p level and 3p level. इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो s levels हैं नियॉन की, they are all metastable states, they are relatively long lived states. और ये जो p levels हैं नियॉन की, they are short lived, relatively short lived. so ये lower excited state का काम करेंगी इनके लिए। सो अब आप देख रहे हैं कि जो कोलिशंस के बाद पॉपुलेशन बिल्डअप हुई, वो बिल्डअप हुई 5s में और 4s में। 5s और 4s मैंने आपको बताया कि रिलेटिवली लॉन्ग लिव्ड स्टेट्स हैं। इनका टाइम पीरियड जो है दैट इज़ लाइफ टाइम जो है 100 नैनो सेकेंड्स है। अब ये जो E5 और E3 आप देख पा रहे हैं, यानी कि 4p और 3p लेवल्स, ये जो हैं दे आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, ये लोअर एक्साइटेड स्टेट्स हैं। Now the transitions can be between 5s and 4p. Transition can be from 5s to 3p. Transition can be from 4s to 3p. Accordingly, अगर 5s से 4p में ट्रांजिशन हुआ तो हमारे पास जो emitted wavelength होती है वो होती है 3.39 micrometers, which lies in the far infrared region. Next, अगर 5s से 3p में हुई तो हमारे पास वेवलेंथ आती है 6328 एंगस्ट्रॉम्स, जो कि आप प्रैक्टिकल में भी आप रेड जो आप आउटपुट देखते हैं वो इसी वजह से है। दैट इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम 5s to 3p। एंड देन 4s से अगर 3p में ट्रांजिशन होता है तो फिर से हमारे पास वेवलेंथ आती है 1.15 माइक्रोमीटर्स, विच इज़ अगेन इन फार इंफ्रारेड रीजन।
जब मैंने आपका पिछला लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि हीलियम को हमने तभी यूज़ किया है क्योंकि हीलियम की जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं दे लाई वेरी क्लोज टू द एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द नियॉन। अब आप यहाँ से फिगर से देख पा रहे हैं कि जो F3 और E6 हैं इनकी कंपैरेबल एनर्जी है और ऐसे ही F2 और E4 की है। सो नेक्स्ट, अब हम नहीं चाहते हैं, आप देख पा रहे हैं कि 5s सेम स्टेट है अपर लेवल और मेटास्टेबल का, और इसके लिए लोअर एक्साइटेड स्टेट एक बार 3p है और एक बार 4p है। तो इनका अपर लेवल यानी कि दोनों के लिए सेम है। तो इन दोनों में रिलेटिव एक तरह से कह लीजिए कंपटीशन हो गया कि पहले कि कौन सी वेवलेंथ की आउटपुट ज़्यादा हो सकती है। इस केस में क्या होता है कि ये जो हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो रेड रीजन में ही लाई करे, रेड लाइट ही हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्योंकि इसमें एक ड्रॉबैक आ जाएगा अगर हमने कंट्रोल नहीं किया। क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि ये वेवलेंथ ज़्यादा है, दैट इज़ 3.39 माइक्रोमीटर्स। वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम होगा तो आप जानते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो प्रेशर हमने रखा है वो 1 mm है, जो कि बहुत कम प्रेशर है। तो प्रेशर ब्रॉडनिंग तो होगी नहीं, विच इज़ क्लूजन ब्रॉडनिंग बहुत कम होगी। तो मेन जो ब्रॉडनिंग होगी वो डॉपलर ब्रॉडनिंग होगी, और डॉपलर ब्रॉडनिंग इसके लिए कम होगी क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, फ्रिक्वेंसी विड्थ भी कम आएगा, और इस केस में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका स्प्रेड भी ज़्यादा आएगा। तो ब्रॉडनिंग इस केस में कम। और फकबर लेडनबर्ग फार्मूला जब हमने किया था तो उसमें देखा था कि जो गेन कोफिशिएंट है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर। सो इस केस में क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कम है तो इसका गेन ज़्यादा होगा, और इस केस में इसका गेन कम होगा। तो क्या होगा कि अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज बन जाएगी कि लेज़र जो है वो इसी वेवलेंथ पे ऑसिलेट करेगी, इस वेवलेंथ पे ऑसिलेट नहीं करेगी। जो लेज़र एक्शन है वो इसी के लिए हमारे पास ज़्यादा आएगा, ये सप्रेस हो जाएगी। तो हम ये सब नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम कैविटी के अंदर ही, रेजोनेंट कैविटी के अंदर कुछ ऐसा सेटअप क्रिएट करते हैं कि ये जो वेवलेंथ्स हैं जो अनडिज़ायरेबल हैं हमारे लिए, दे शुड बी सप्रेस्ड, ये किसी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं। तो वो आप फिल्टर्स लगा सकते हैं या कोई कैविटी लेंथ ऐसी चूज़ करें कि वेवलेंथ इसके लिए फेवरेबल हो, या कोटिंग ऐसी करें मिरर्स के ऊपर कि जो रिफ्लेक्टिविटी है वो इस वेवलेंथ के लिए ज़्यादा हो रेजोनेंट कैविटी में और इन वेवलेंथ्स के लिए बहुत कम हो। सो दैट मीन्स अल्टीमेटली ये एब्जॉर्ब ही हो जाएंगी एक तरह से। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। बात कर रहे थे कि अगर ये 3s लेवल जो कि मेटास्टेबल स्टेट है, अगर ये पॉपुलेट होना शुरू हो गई तो ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। और ये भी हो सकता है कि जब ये स्पॉन्टेनियसली डिके कर रही है 3p लेवल टू 3s लेवल, तो जो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन है वो यहाँ जो एटम्स इकट्ठा हो रहे हैं उनमें से कोई एब्सॉर्ब करके फिर से आपकी 3p स्टेट में पहुँच जाए। सो हर हाल में ये हमारे लिए सही नहीं है। सो इन ऑर्डर टू सप्रेस इट्स पॉसिबिलिटी, हमने पहले ये पैरामीटर बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने ये क्यों चूज़ किया। हमने बात की थी कि द गैस मिक्सचर इज़ एनक्लोज्ड इन अ लॉन्ग नैरो ट्यूब। सो यहाँ पे उस चीज़ का मतलब समझ में आता है कि नैरो ट्यूब हमने क्यों रखी है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में एटम्स, तो वी डोंट वांट देम टू डिस्टर्ब आवर लेज़र एक्शन। सो इस वजह से उनको डिके करवाने के लिए वी हैव रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। रिड्यूस करने से क्या हमें फ़ायदा होगा कि जो एक्साइटेड स्टेट में एटम्स हैं दे विल स्टार्ट मेकिंग कोलिशंस विद द walls of the tube, as a result of which they will then decay to the ground state। ठीक है, और इसी वजह से ही प्रेशर भी कम है और हमारा डायमीटर भी हमने कम रखा है 2 to 8 मिलीमीटर्स, राइट। देन अब आप सबको शायद अजीब लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एस और पी स्टेट्स में जो है सब लेवल्स बना रखे हैं। सो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ के आए हैं कि देखिए आप खुद देखिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है 1s2 2s2 2p6। अगर आप इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करते हैं तो क्या हो जाएगी 1s2 2s2
2p5 और जो आपका रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है दैट कैन बी प्रमोटेड टू आइदर ऑफ द 3s 4s 5s किसी भी लेवल में या p लेवल में कहीं पे भी किसी भी स्टेट में जा सकता है। सो बिकॉज अब वो एक्साइट हुआ है, अगर तो वो एस स्टेट में एक्साइट होगा तो आप जानते हैं एल एस कपलिंग, फॉलोइंग द एल एस कपलिंग रूल आपके पास क्या हो जाएगा, दिस एस स्टेट विल फर्दर स्प्लिट अप इनटू 4 सब लेवल्स एंड अकॉर्डिंगली अगर वो पी में होगा तो कपलिंग की वजह से आपकी पी स्टेट विल स्प्लिट अप इनटू 10 सब लेवल्स। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये सब लेवल्स शो की हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर हीलियम नियॉन लेज़र। और इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं दैट आई विल सेंड यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। और नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेज़र उठाएंगे।